जब भी हम रामायण के होने के सबूत मांगते हैं तो कुछ अनभक्त लोग राम सेतु या नल सेतु की बात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें जमीन पर तो कोई सबूत मिलते ही नहीं। और तो और वो ये भी क्लेम करते हैं कि नासा ने राम सेतु की सैटेलाइट इमेज जारी कर दी है और अमेरिका की एक साइंस चैनल ने भी राम सेतु के बारे में बोल दिया है। लेकिन वे मूर्ख लोग ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि सिर्फ नासा के कह देने से रामायण जैसे काल्पनिक ग्रंथ की ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं हो जाती। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्या है खीर से पैदा हुए स्त्री विरोधी और शंभुक के हत्यारे राम के सेतु का सच। वीडियो शुरू करने से पहले चलिए सेतु के पीछे की कहानी को समझते हैं। ये कहानी है असल में महाकाव्य वाल्मीकि रामायण की, जिसमें कहानी के नायक की बीवी को राक्षस उठा ले जाता है और राक्षस से बदला लेने के लिए नायक और कुछ बंदर समुद्र किनारे पहुंचते हैं, जो कि आज के तमिलनाडु के पूर्व हिस्से को बताया जाता है और उस राक्षस के महल को आज की श्रीलंका में बताया गया है। नायक समुद्र के किनारे पहुंचते ही 3 दिनों तक समुद्र से विनती करता है कि वो उन्हें लंका जाने का रास्ता दे दे, लेकिन समुद्र को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 दिन बाद नायक समुद्र को अपने तीर से सुखाने की खोखली धमकियां देने लगता है, जिससे समुद्र डर जाता है और नायक के सामने प्रकट हो जाता है और कहता है कि आप मेरे ऊपर एक पुल बना लीजिए। मतलब कितनी अनसाइंटिफिक स्टोरी है कि एक बार से समुद्र सूख जाएगा और पूरा समुद्र डर के मारे इंसान के रूप में प्रकट भी हो जाता है। अब कुछ बंदर कमेंट में आके कहेंगे कि हमारे एंशिएंट इंडिया में ऐसे ऐसे हथियार थे, तुम हमारा इस तरह से मजाक नहीं उड़ा सकते। चलिए हम मान भी लेते हैं कि इनके पास ऐसे हथियार थे, तो ये हथियार मुगलों और अंग्रेजों के समय कहाँ गायब हो जाते थे। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 22वें सर्ग के अनुसार वानरों ने पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन और चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन लंबा सेतु तैयार किया। अब आगे 76वें श्लोक में ये लिखा गया है कि इस सेतु की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। अब आप ये सोचेंगे कि 1 योजन यानी कितना होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 योजन में 4 कोस होते हैं। 1 कोस यानी 3.2 किलोमीटर, जिसका मतलब होता है कि 1 योजन मतलब 12.8 किलोमीटर। इसका मतलब कि इस सेतु की लंबाई 100 योजन मतलब 1280 किलोमीटर और चौड़ाई 128 किलोमीटर होनी चाहिए। ये जिस किसी ब्राह्मण ने लिखा है उसने क्या सोच के लिखा होगा? मतलब क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी 1 किलोमीटर भी चौड़ा पुल देखा है? और यहाँ तो बात हो रही है सीधा 128 किलोमीटर चौड़े पुल की, और वो भी बनाया है बंदरों और भालुओं ने। और अभी जहाँ ये राम का सेतु होने का दावा किया जा रहा है, वो एरिया असल में भारत के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार आइलैंड के बीच का है, जिसकी दूरी 48 किलोमीटर यानी 30 मील है। अब आप ही सोचिए कि कहाँ 100 योजन यानी 1280 किलोमीटर और कहाँ 48 किलोमीटर की दूरी। अब जब हम माइथोलॉजी को छोड़ के इतिहास की भी बात करें तो हमें ये पता चलता है कि चाहे बौद्ध काल हो या मुगल काल, कहीं पे भी हमें इस सेतु का वर्णन देखने को नहीं मिलता। ये असल में चर्चा में तब आया जब नासा ने 2002 में इसकी सैटेलाइट इमेज जारी की, जिसे देखते ही कुछ षड्यंत्रकारी धार्मिक ब्राह्मणवादियों ने रामायण के साथ इसे जोड़कर राम सेतु साबित करना शुरू कर दिया। और वैसे भी इन मनुवादियों की तो आदत है नई खोजों को अपने ग्रंथों के साथ जोड़ने की। जब ये राम सेतु का मुद्दा कुछ ज्यादा ही विवाद में आने लगा तो नासा के ऑफिशियल मार्क हेस ने ये कहा कि ये फोटोग्राफ्स इस चेन ऑफ आइलैंड के ओरिजिन और एज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती और ना ही ये साबित करती है कि इसे बनाने में इंसानों का कोई हाथ था। और वो आगे ये भी कहते हैं कि नासा ऑर्बिट से सैंड बार्स की ऐसी तस्वीरें लेता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने कोई साइंटिफिक डिस्कवरी कर दी है। और नासा ने तो मिंट को दिए हुए अपने जवाब में ये भी कह दिया कि उन्होंने एडम्स ब्रिज के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, जिससे ये साबित होता है कि जो भी लोग नासा के नाम पर क्लेम कर रहे हैं कि नासा ने कार्बन डेटिंग करके पुल को मानव निर्मित घोषित किया है, वो भी बिल्कुल झूठ है। जब ये फेक न्यूज फैलाई जा रही थी तब इस बात की सच्चाई जानने के लिए GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसे प्रोजेक्ट रामेश्वरम नाम दिया गया, जिसमें उन्होंने इस जगह की 6 तरह से जांच करवाई। पहला था रिकॉनिसेंस सर्वे, जिसमें मिलिट्री की हेल्प से पूरी जगह की जांच पड़ताल की गई। दूसरा था ड्रिलिंग द धनुषकोणी फोरलैंड, जिसमें इस जगह की जांच के लिए रामेश्वरम द्वीप के इस पूर्वी हिस्से की चट्टानों में ड्रिलिंग की गई। तीसरा था ऑफशोर सर्वे इन्वॉल्विंग डेप्थ मेजरमेंट, जिसमें समुद्र के तट से दूर गहराई की जांच की गई। जबकि चौथे हिस्से में समुद्र के तल को सोनार इमेज के थ्रू स्कैन किया गया। 5वें हिस्से की जांच में फिर से धनुषकोणी टिप से 10 किलोमीटर दूर ड्रिलिंग की गई। और छठे हिस्से में इन सारे सैंपल्स की रेडियोकार्बन या C4
14 डेटिंग और थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग कराई गई। जीएसआई ने इस एरिया की 6 हिस्सों में जांच करवाने के बाद कुछ ऐसा कंक्लूजन दिया कि जिसे आज एडम्स ब्रिज बताया जा रहा है, इसमें किसी भी तरह की मानव संरचनाओं के सबूत नहीं मिले हैं। अब अगर हम बात करते हैं साइंस चैनल के उस वीडियो की, तो उसमें इस ब्रिज के पत्थरों को 7000 साल पुराना होने का क्लेम किया गया है। Scientific analysis reveals the rocks are 7,000 years old, but are sitting on top of sand that is only 4,000 years old. जबकि माइथोलॉजी और वाल्मीकि रामायण के अनुसार रामायण 17 लाख साल पहले त्रेता युग में हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है। अगर इस बात में जरा भी सच्चाई होती तो कहां 17 लाख साल और कहां 4000 साल। और चलो अगर हम मान भी ले कि रामायण 4000 साल पहले हुई थी, तो उस समय तो सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता और मिस्र की सभ्यता भी अस्तित्व में थी। तो उन लोगों ने इस राम की सेना में रहे एक पहाड़ जैसे बंदर को तो देखा ही होगा, जिसके बारे में युद्ध कांड के 22वें सर्ग में लिखा गया है, जो पर्वत शिखरों को तोड़ देता है। और इस साइंस चैनल ने इस ब्रिज जैसे स्ट्रक्चर को रामायण के अंदर मेंशन किया हुआ है, ऐसा भी क्लेम कर दिया। जबकि हमने इस वीडियो में पहले ही बात की है कि रामायण में 100 योजन लंबे पुल की बात की गई है, ना कि 30 मील लंबे पुल की। अब कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि तब से लेकर आज तक समुद्र का स्तर गिर गया हो, जिससे अंतर कम हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और दूसरी कई वजहों से समुद्र का स्तर पिछले कुछ सालों में कम होने की जगह सिर्फ बढ़ा है। और अगर मान भी लिया जाए कि दूरी कम हुई है, तो 1280 किलोमीटर से 48 किलोमीटर इतनी कम नहीं हो सकती। अब जैसे ही 2017 में साइंस चैनल ने ये वीडियो पब्लिश किया, तब इंडियन एक्सप्रेस ने इस वीडियो की सच्चाई जानने के लिए 2 एक्सपर्ट से बात की, जिसमें से एक डॉक्टर राजीव निगम, जो कि मरीन जियोलॉजिस्ट है। उनका इस वीडियो के बारे में ये साफ कहना था कि इस वीडियो के क्लेम में कोई दम नहीं है जब तक वो अपने सोर्स या एविडेंस को जाहिर ना करे। इसी तरह से दूसरे एक्सपर्ट सीपी राजेंद्रन ने ये कहा कि वो पत्थर 7000 साल पुराना है और उन्हें लाकर 4000 साल पहले रखा गया है, इसकी कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है। और उन्होंने तो इंडियन एक्सप्रेस को ये स्टेटमेंट भी दे दिया, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पत्थर इंसान के द्वारा नहीं बल्कि साइक्लोन के द्वारा लाए गए हो। बस इतना ही नहीं, ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नवंबर 2022 को एक RTI के रिप्लाई में ये भी कह दिया कि उनके पास राम सेतु का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। इस RTI में राम सेतु और राम से संबंधित 10 सवाल पूछे गए थे, जिसे आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब आते हैं उन तैरते पत्थरों पर, जिनकी सभी जगह बात होती है। वो पत्थर असल में पत्थर नहीं है, वो असल में पत्थर जैसे दिखने वाले कोरल रीफ्स हैं। ये कोरल रीफ अपने शुरुआती दिनों में एक सामान्य से जीव होते हैं। ये अपनी कॉलोनी ऐसी जगह बनाते हैं जहां समुद्र की गहराई कम हो। कई सालों के दौरान इन कोरल्स पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत चढ़ती रहती है, जिससे ये एक पत्थर में बदल जाते हैं। और जब इन कोरल रीफ्स बने पत्थरों को पानी में डाला जाता है, तो वो तैरने लगते हैं। एक और तरह के हल्के पत्थर आते हैं जो पानी में तैरते हैं, जिन्हें प्यूमिस कहा जाता है, जो एक तरह का वोल्केनिक रॉक है। हमारी इस दुनिया में ऐसी पूल जैसी संरचनाएं कई जगह देखने को मिलती है। तो क्या वो भी राम सेतु है? तो जी नहीं। लेकिन अगर आपको इंडिया में ऐसे कोई स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए, तो वो धार्मिक पाखंडियों के हिसाब से उनके धर्म ग्रंथ में जो लिखा है वही है। इसी ब्रिज के आधार पर नल और नील जैसे बंदरों को पहला सिविल इंजीनियर कहा जाने लगा है, भले ही इनसे एक झोपड़ी भी ना बनाई जाती हो। अब इतना जानने के बाद भी ये लोग यही दावा करेंगे कि ये सब कुछ तो लाखों साल पहले हुआ था, वो भी त्रेता युग में, जबकि इंसान ने खेती करना और बोलना ही कुछ 10,000 साल पहले सीखा हो। लेकिन ये लोग तो राम का नाम हजारों साल पहले बंदरों से 9वीं सदी में आई देवनागरी से लिखवा कर ही रहेंगे। और कभी कभी तो मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि एक ब्रिज बनाने की जरूरत क्या थी, जब उनके पास एक ऐसा बंदर हो जो सूरज खा सकता हो। तो क्या वो थोड़ा बड़ा होकर समुद्र में अपनी उंगली ही रख देता, उसी से काम हो जाता। अब इतना सब जानने के बाद तो एक चीज तो माननी ही पड़ेगी कि भले ही इनसे एक कील तक की भी खोज ना हो पाए, लेकिन कहानियां लिखने में तो इनका कोई जवाब नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही किसी काल्पनिक कहानी की पोल खोलने वाले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।